अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास 11 के मैथ्स के ओल्ड सिलेबस के पहले पार्ट के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करने लगे हैं। ये इंशाल्लाह 30 शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे आप। तो मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस आते हैं पहले पार्ट में या तो इसी तरह के आएंगे या यही आएंगे। तो आप जब एक बार इनको सीख लेंगे तो आपके लिए पैटर्न कवर करना आसान हो जाएगा और फिर आपको पता लग जाएगा कि हर क्वेश्चन का तरीकाकार क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है -1 की पावर -21, इसको इवैल्यूएट करना है। और कैसे इवैल्यूएट होगा कि सबसे पहले ये -1 के ऊपर जो पावर है ये नेगेटिव है। नेगेटिव पावर को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए हम उस पावर को पॉजिटिव करते हैं। पावर पॉजिटिव करने का तरीका क्या है कि इसके नीचे 1 है तो ये 1/-1 हो जाएगा और ये -21 खुद ब खुद +21 में बदल जाएगा जैसे ही ये -1 नीचे जाएगा। जब हम फ्लोर चेंज करते हैं पावर पॉजिटिव हो जाती है। अगर -1 के ऊपर ऑड पावर हो तो वो -1 ही रहता है। ऑड पावर से मुराद ऐसी पावर जो 2 के टेबल पे ना जाए, यानी ये 21 2 के टेबल पे नहीं आता, तो इसी वजह से ये -1 ही रहा। अगर इवन पावर होती तो वो +1 में बदल जाता। 1/-1 के बराबर होता है। आप उसको आयोटा में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पोलर फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मरतबा पूछता है कि पोलर फॉर्म में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पोलर फॉर्म का मतलब है कि ये उसने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 1 + i/√3। इसको हमने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फॉर्मूला क्या है, z = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब ये r क्या है, r बिल्कुल वही है जो मॉड्यूलस होता है। यानी अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेना हो तो हम क्या करते हैं, हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर के गिर्द ये बार्स डालते हैं और मॉडुलस का फॉर्मूला होता है √x² + y²। तो इसी तरह अगर हमने इसका मॉडुलस ये r निकालना हो तो हम सेम मॉडुलस वाले फार्मूले को यूज़ करेंगे √x² + y²। और x क्या है, ये 1x के तौर पे काम करता है और y क्या है, ये अयोटा के साथ वाला नंबर y के तौर पे काम करता है। तो x² + y² यानी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास r आ जाएगा। यानी r का फार्मूला और मॉडुलस का फार्मूला एक ही है। तो अगर वो आपको पेपर में कभी मॉडुलस निकालने को बोल दे या z के गिर्द बार्स लगा दे तो बात यही है कि मॉडुलस निकालना है। तो r कैसे निकलेगा, √x² + y²। x क्या है, सादा नंबर, y क्या है, अयोटा के साथ वाला नंबर। और इस तरह हमने स्क्वायर रूट को सॉल्व किया, 4 आया और उसका अंडर रूट लेके 2 आ गया। अब r की वैल्यू आ गई। अब हमें इस थीटा की वैल्यू चाहिए। थीटा कैसे निकलेगा, tan 1 y/x। y क्या है, अयोटा के साथ वाला नंबर, और x क्या है, ये सादा नंबर। तो इस तरह थीटा इक्वल tan 1 y/x और y की जगह √3, x की जगह 1, tan 1 √3 आप कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो 60 डिग्री आएगा। या आप उसको अगर उसकी फॉर्म में लिखना चाहें, रेडियंस में लिखना चाहें तो π/3 आएगा। पाई का मतलब होता है 180 और 180/3 फिर भी 60 ही होता है। तो 60 लिख लें, π/3 लिख लें, एक ही बात है। मैंने उसको वैल्यूज़ पुट कर दी, r की जगह 2, cos थीटा की जगह π/3, अयोटा साइन थीटा की जगह π/3। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है -4, 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। अब वो आपको पेपर में नंबर चेंज कर सकता है लेकिन मेथड यही रहेगा। तो अगर आपको वो इस तरह कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दे, यानी ऐसे क्वेश्चन दे, तो इसका मतलब है कि पहला वाला सादा नंबर है -4 और दूसरे वाले के साथ आपने आयोटा लगा देना है। वो 7 के साथ साइन नहीं था तो मैंने प्लस लगा दिया। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला सुन लें। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऐसे निकलता है कि सबसे पहले आपने उसको z के बराबर लेट कर लेना है। z इन्वर्स निकालना हो यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना हो तो ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मॉडुलस की रिप्रेजेंटेशन ये थी तो इसकी रिप्रेजेंटेशन है z के ऊपर -1 और फॉर्मूला क्या है, x/x² + y² कोमा -y/x² + y²। एक्स वाई क्या है, पीछे भी डिस्कस करके आए हुए हैं कि सादा नंबर हमेशा x के तौर पे काम करता है और अयोटा के साथ वाला नंबर y के तौर पे काम करता है। तो x आ गया -4 और y आ गया 7। अब सिर्फ आपने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। तो ये मैंने -4, ये इसका -4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, -7, इसी तरह ये वैल्यूज पुट की और आंसर। अच्छा, अगला क्वेश्चन वो कहता है क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो पहली बात तो ये कि सबसेट्स क्या होते हैं कि मान लें आपके पास एक सेट है ए बी, मैं आपको कहूँ इसके सबसेट्स बनाए। तो सबसे पहले खाली सेट एक सबसेट होता है,
देन आप ए को अलहदा बनाते हैं, देन बी को अलहदा बनाते हैं, और फिर ए बी को इकट्ठा बनाते हैं। ये सारे सबसेट्स जो है ना, ये प्रॉपर सबसेट है। जो कंप्लीट वाला होता है ना, वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता, वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक, तो उसने कहा क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा? तो बिल्कुल, अगर मैं एक एम्प्टी सेट दूं और मैं आपको कहूँ इसके सबसेट्स बनाओ, तो मतलब इसके प्रॉपर सबसेट बनाओ, तो आप इसका प्रॉपर सबसेट कोई भी नहीं बना सकते, क्योंकि इसका एक ही सबसेट होगा, वो होगा खाली सेट। और खाली सेट ही तो असल में दिया हुआ है। तो यानी ए भी मुझे असल में दिया हुआ था, इसलिए ए भी इसका प्रॉपर सबसेट नहीं था। तो खाली सेट मुझे दिया हुआ है और इसका एक ही सबसेट बनेगा, खाली सेट। तो वो इसलिए एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। अच्छा, आगे है जी, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है। वो कहता है कन्वर्स लिखो, कंट्रा पॉजिटिव लिखो इस स्टेटमेंट का। एक लाइन का इसका आंसर होता है, बस आपने कॉन्सेप्ट समझना है कि कन्वर्स क्या होता है, मैंने मेंशन कर दिया। अगर आपको वो दे ए इम्प्लाइज बी, यानी एक वैल्यू दे ए इम्प्लाइज बी, और कहे कि इसका कन्वर्स लिखो, तो कन्वर्स का क्या मतलब होता है कि इसको उलट करके लिख दो, यानी बी इम्प्लाइज ए। ठीक, तो अगर वो मुझे दे रहा है निगेशन ऑफ क्यू निगेशन ऑफ पी, यानी निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी, तो क्या करूँगा, ये पी को पहले लिख दूंगा जैसे बी को पहले लिख दिया था, और इस निगेशन क्यू को बाद में लिख दूंगा जैसे ए को बाद में लिख दिया था। कंट्रा पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? अगर मैं आपको दूं ए इम्प्लाइज बी और कहूं कि इसका कंट्रा पॉजिटिव लिखो, तो बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा, साथ में इनके निगेशन आएगी। और अगर मैं निगेशन लगा के देता, यानी नोट ए नोट बी, और कहता कंट्रा पॉजिटिव निकालो, तो बी पहले आता, ए बाद में आता, और निगेशन तो पहले ही लगी हुई है, एक मैं लगा दूंगा तो निगेशन निगेशन से कैंसिल हो जाएगी, यानी सिंपल बच जाएगा। तो इसी तरीके से कन्वर्स क्या हुआ, पी की निगेशन पहले लिख दी, क्यू की निगेशन बाद में लिख दी, यानी कन्वर्स में हम नंबर्स की जगह को तब्दील कर देते हैं। और कंट्रा पॉजिटिव में क्या करते हैं कि जगह तो तब्दील करते ही करते हैं, लेकिन अगर उसके साथ निगेशन लगी हुई हो तो उसको हटा देते हैं आंसर में, और अगर निगेशन ना लगी हुई हो तो लगा देते हैं कंट्रा पॉजिटिव में। अगला सवाल, उसने कहा ए एक सेट है 1 2 3 4, इसके रिलेशंस बनाएं, और रिलेशंस वो वाले बनाने हैं जहां एक्स और वाई को प्लस करने से 5 बन जाए। तो देखते हैं, मुझे इस रिलेशन को जस्टिफाई करना है कि भाई मैंने दो दो के पेयर बनाने हैं, लेकिन पेयर वो बनाने हैं जहां एक्स और वाई को प्लस करके जो आंसर है वो 5 से छोटा आए। तो पेयर मैंने पहला कौन सा बनाया, 1 1 1 2 1 3। अब इनको प्लस करें, 1 + 1 2 होता है 5 से छोटा, 1 + 2 3 होता है 5 से छोटा, 1 + 3 4 होता है 5 से छोटा है, 2 + 1 3 5 से छोटा है, 2 2 5 से छोटा है, 3 1 5 से छोटा है। अब मैंने 3 2 क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मैं 3 और 2 को प्लस करता वो 5 आ जाता, और 5 5 से छोटा नहीं बल्कि इक्वल होता है, तो रिलेशन गलत हो जाता है, इसीलिए मैंने ये नहीं लिखा। अगर वो आपको कहे कि रिलेशंस भी लिखो और साथ साथ ये कहे कि इसकी रेंज भी लिखो, तो ये जो दूसरा नंबर होता है 1 2 3, ये रेंज कहलाता है। अगला सवाल, उसने ए सेट दिया हुआ है 1 A 2 B, ए स्क्वायर दिया हुआ है 0 0 0 0, और कहा कि ए और बी की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए और ए को मल्टीप्लाई करूँगा। ये मैंने उनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने का तरीका सुन लें, ये रो इस कॉलम से होगी, यही रो अगले कॉलम से होगी, यही रो अगले कॉलम से, यानी ये रो तब तक मल्टीप्लाई होती रहेगी जब तक वो सारे कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं हो जाती। फिर आपने रो से नीचे उतरना है कि एक रो सारे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और तब तक होती रहेगी जब तक कॉलम्स ख़त्म नहीं हो जाते। 1 × 1 1, 2 × A 2A, और दरमियान में प्लस, 1 × 2 2, 2 × B 2B, और दरमियान में प्लस। इसी तरीके से अब नीचे उतर आते हैं, ये वाली रो सारे कॉलम से होगी, A × 1, B × A × 2, और B × B। ये आ गया 1 + 2A 2 + 2B, इस तरीके से ये सॉल्व करके आ गया। अब मैंने ए को ए से करवाया था, यानी ये मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, पर उसने कहा था ए स्क्वायर की वैल्यू 0 0 के बराबर होगी। तो मैंने ये ए स्क्वायर की वैल्यू लिखी और उसको 0 0 के बराबर रख दिया। अब पहली लाइन 1 + 2A और इसका 0 है, तो दोनों को मैंने बराबर रखा, 1 + 2A बराबर 0 के, और इसी तरह 2 + 2B बराबर 0 के। तो यहाँ से ए की वैल्यू, यहाँ से बी की वैल्यू।
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स क्या लें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या लें, एक ही बात है। सवाल इसी तरह आता है कि इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या इन्वर्स निकालें, तो काफ़ी आसान है। इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ एम डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एम। मैंने उसको एम का नाम दिया इसलिए, अगर ए होता तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, इसको इससे मल्टीप्लाई, टू अयोटा को माइनस अयोटा से, इसको इससे मल्टीप्लाई, अयोटा को अयोटा से, दरमियान में माइनस का साइन, क्रॉस में मल्टीप्लाई और दरमियान में माइनस, टू अयोटा इंटू अयोटा, टू अयोटा स्क्वायर, अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 और ये डिटर्मिनेंट निकला है। एडजॉइंट कैसे निकलेगा, इसकी इसकी जगह बदलेंगे, माइनस अयोटा ऊपर चला गया, टू अयोटा नीचे आ गया, इसके इसके साइंस बदलेंगे, प्लस अयोटा था माइनस अयोटा, प्लस अयोटा था माइनस अयोटा, उसके बाद एडजॉइंट ऊपर लिख दें, डिटर्मिनेंट नीचे लिख दें, आपको आंसर मिल जाएगा। तो एडजॉइंट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसकी इसकी जगह और इसके इसके साइन। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन है तीसरे चैप्टर में, कि वो कहता है जी ये मैं आपको एक 3 बाई 3 की मैट्रिक्स दे रहा हूँ और आपने इसके ऊपर कोई रो या कॉलम ऑपरेशंस लगा के इसके बराबर प्रूफ करना है। तो बड़ा सिंपल काम है, ये 1 1 1 है, ये एक्स वाई जी है, यहाँ पे वाई जी एक्स जी और एक्स वाई है, और यहाँ पे सिर्फ इस तीसरी रो में फ़र्क है, यानी मुझे किसी तरीके से इसको सेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले कॉलम को एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी इस पूरे कॉलम को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नीचे क्या बन गया, एक्स वाई जी, ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, और एक्स वन ज़ार एक्स। इसी तरह इस पूरे कॉलम को वाई से, वाई वन ज़ार वाई, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, एक्स वाई जी। इस पूरे कॉलम को जेड से, जेड वन ज़ार जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई जी। अच्छा, चूंकि मैं जिस चीज़ से मल्टीप्लाई अंदर करवा रहा हूँ, पहले एक्स से करवाया था उसको बाहर डिवाइड करूँगा, फिर y से अंदर मल्टीप्लाई करवाया था बाहर उसको डिवाइड करूँगा, फिर z से अंदर मल्टीप्लाई करवाया था बाहर उसको डिवाइड करूँगा। अब मेरे पास तीसरी लाइन में एक्स वाई जी कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या किया, थर्ड लाइन में एक्स वाई जी कॉमन निकाल लिया। जो कॉमन वाली चीज़ है वो ऊपर आ गई 1 की जगह, और ये नीचे वही है जो मैंने खुद से डिवाइड करवाया था, यानी अंदर मल्टीप्लाई कराते हुए डिवाइड कराया था। एक्स वाई जी नीचे वाली लाइन से कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, 1 1 1, और एक्स वाई जी से कैंसिल आउट हो गया। अब मैं इस 1 1 1 वाली रो को और एक्स वाई जी वाली रो को आपस में रिप्लेस कर देता हूँ, यानी ये ऊपर भेज देता हूँ, ये नीचे भेज देता हूँ, और इससे मेरी राइट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि पहले कॉलम को एक्स से, उसी एक्स को बाहर डिवाइड, दूसरे कॉलम को वाई से, उसी वाई को बाहर डिवाइड, तीसरे कॉलम को जेड से, उसी जेड को बाहर डिवाइड। उसके बाद एक्स वाई जी जो तीन थे उनको कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया 1 की जगह पे, और अंदर उनकी जगह 1 1 1 आ गया, एक्स वाई जी से कैंसिल हो गया, और एंड पे हमने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया। ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, और वो पूछता ये है कि x4 माइनस 6x² प्लस 8 है, इसको इवेल्यूएट करें, यानी इसकी वैल्यू निकालें। इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा ऐसे ही करना है कि सबसे पहले छोटी पावर को लेट कर लें कि वो y है, उसके दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर लें, ये 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, और ये वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब हम एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, y, और x4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर। वो मैंने उनकी जगह पे लिख दिया, x4 की जगह वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की जगह y। आगे मैंने मिड टर्म ब्रेक कर दिया, आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं अगर मिड टर्म नहीं आती तो। 8 1 ज़ार 8 है, तो 4 2 ज़ार 8 बन जाएगा, और 4 और 2 प्लस होके 6 बन जाएंगे। यहाँ से मैंने y-4 और y-2 कॉमन निकाल लिए थे, और y की वैल्यूज़ निकाली, और y को रिप्लेस कर दिया जो वो ओरिजिनली था। y ओरिजिनली क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो y की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, और 4 क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी थी इसलिए, तो यहाँ मेरे पास y की वैल्यू निकली थी, मैंने y को रिप्लेस ज़रूर करना है, और जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनके स्क्वायर रूट लेके सॉल्व कर लें। अगला सवाल है पावर सेट बनाना है, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। पावर सेट क्या होता है, जो हम पीछे सबसेट सीख के आए हैं, जिसमें मैंने कहा था कि ए और बी एक सेट है तो इसके सबसेट्स बनाए, पहले खाली सेट होगा, फिर ए, फिर बी, और फिर ए बी मिला के। तो पावर सेट क्या होता है, इन्हीं सबसेट्स के गिर्द एक बड़ी सी ब्रैकेट डाल दें तो वो पावर सेट बन जाएगा। तो इसके पावर सेट बना लेते हैं। ये सबसे पहले ए है, तो सबसे पहले तो एक खाली सेट आएगा, फिर ये ए पहला एलिमेंट है तो इसका एक अलहदा सेट। अच्छा, ये दोनों मिला के एक एलिमेंट है, क्योंकि उसने कॉमा के बाद इसको एक ही चीज़ बना के लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, तो ये दोनों एक ही एलिमेंट है, इसको अलहदा अलहदा नहीं समझना। तो एक ये बन गए खाली सेट, पहला वाला ए, दूसरा वाला बी सी, और फिर इनको मिला के लिख दिया, और इनके गिर्द एक एक्स्ट्रा बड़ी ब्रैकेट डाल दी। ये पता कैसे लगेगा कि कितने पावर सेट्स बनेंगे, तो एक फार्मूला होता है 2 की पावर n।
आपके सवाल में जितनी चीज़ें आ रही हैं आप n की जगह वो पावर डाल दें तो आपको पता लग जाएगा। जैसे हमारे सवाल में एक दो दो एलिमेंट्स हैं तो n की जगह कितना आ जाएगा, दो, टू टू की पावर टू, फोर होता है, 1 2 3 4, तो इसका मतलब 4 बनेंगे। अच्छा, अगला सवाल है P इम्प्लाइज P और Q, ये प्रूफ करना है। तो इसको टोटोलॉजी प्रूफ करना है। टोटोलॉजी का मतलब है कि हमारे आंसर सारे ट्रू होने चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, P चाहिए और Q चाहिए। सबसे पहले P का कॉलम बनाया, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। Q का कॉलम बनाया, ट्रू फॉल्स। पहले दो ट्रू दो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। आगे है P और Q, इस सीधे V का मतलब होता है और ये कहता है कि अगर एक भी ट्रू आ गया तो आंसर ट्रू। P में ट्रू है, Q में ट्रू है, ट्रू। यहाँ एक ट्रू आ गया, ट्रू, एक ट्रू आ गया, ट्रू, दोनों फॉल्स आ गए इसलिए फॉल्स। अच्छा, अब इम्प्लाइज का क्या मतलब है, वो कहता है P इम्प्लाइज, यानी पहले P को देखो फिर P और Q के आंसर को देखो, यानी इन दो को देखो और कंप्लीट आंसर बनाओ। इम्प्लाइज ये कहता है कि अगर पहला वाला ट्रू हो दूसरा वाला फॉल्स हो, सिर्फ तब फॉल्स होगा, बाकी हर केस में ट्रू होगा। बस पहला वाला ट्रू और दूसरा वाला फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आता है, ये इम्प्लाइज यानी सैरो के केस में। तो देखते हैं, पहला वाला ट्रू है दूसरा वाला ट्रू है, ट्रू आएगा। पहला वाला ट्रू दूसरा वाला ट्रू, ट्रू आएगा। पहला वाला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, कोई इश्यू नहीं है, फिर भी ट्रू आएगा। बस पहले वाले को ट्रू और दूसरे वाले को फॉल्स नहीं होना चाहिए। फिर पहला वाला फॉल्स है दूसरा वाला फिर भी फॉल्स है तो कोई इश्यू नहीं, फिर भी ट्रू ही आएगा। इसका मतलब ये एक टोटोलॉजी है। अगले सवाल में सेट को प्रूव करना है कि क्या वो क्लोज्ड है या नहीं है। तो बड़ा आसान तरीका है कि अगर आप सेट को क्लोज्ड प्रूफ करना चाहते हैं तो कैसे प्रूफ करेंगे कि आप देखें कि पहले एडिशन के लिहाज से वन लिखा हुआ है, वन में वन प्लस करें टू आ जाएगा। क्या टू इस सेट के अंदर पड़ा हुआ है, नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ा हुआ, तो इसका मतलब ये सेट क्लोज्ड नहीं है एडिशन के लिहाज से। कैसे प्रूव होगा, आप पहले इस चीज़ को इसी के अंदर प्लस करेंगे, इस चीज़ को इसी के अंदर प्लस करेंगे, फिर दोनों चीज़ों को आपस में प्लस करेंगे। अगर ये सारा कुछ करने पे हमारा जो सेट है वो जो आंसर्स हैं वो सेट की एलिमेंट्स ही रहें तो फिर क्लोज्ड होगा, अदरवाइज़ वो क्लोज्ड नहीं होगा। मिसाल के तौर पे ये वन लिखा हुआ है, वन को वन से करें तो भी वन नहीं आएगा, माइनस वन को माइनस वन से करें तो प्लस वन आ जाएगा, और वन को माइनस वन से करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा। ये तीनों आंसर्स हमारे सेट के नंबर्स ही हैं, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड सेट है। आगे मॉडुलस निकालना है, मैं आपको ऑलरेडी बता के आया हूँ कि मॉडुलस कैसे निकलता है। वही कि ये x है ये y है तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, जो r के लिए हमने काम किया था। अगले सवाल में इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव निकालना है। कंट्रा पॉजिटिव आपको बताया हुआ है कि जगह भी चेंज होगी, और अगर निगेशन लगा हुआ है तो हटा देना है, नहीं लगा हुआ तो लगा देना है, नहीं लगा हुआ तो लगा दिया। इन्वर्स क्या होता है, आप चीज़ों को ऐसे ही रखते हो, बस अगर वो सिंपल हैं तो उनके साथ निगेशन लगा दोगे, नहीं तो निगेशन हटा दोगे अगर लगी हुई है तो। अगला सवाल है को फैक्टर बनाने हैं। तो उसने एक मैट्रिक्स दी हुई है बी और वो कहता है को फैक्टर फाइंड करो 2 1। को फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, बी आई जे, यानी जो भी यहाँ पे रो कॉलम दिया हुआ होगा, माइनस वन की पावर आई प्लस जे, यानी वो रो का नंबर और कॉलम के नंबर को प्लस करना है, और एक छोटी मैट्रिक्स बनानी है एम आई जे, उसका डिटर्मिनेंट लेना है। अब इसको बारी बारी समझ लेते हैं कैसे करेंगे। कि सबसे पहले मैंने माइनस वन लिखा, आई प्लस जे, रो क्या है टू, कॉलम क्या है वन, तो टू प्लस वन। अच्छा, एम आई की जगह टू लिख दिया और जे की जगह वन, ये पहला वाला आई होता है दूसरा वाला जे होता है। माइनस वन के ऊपर पावर थ्री आ गई तो माइनस वन ही रहेगा, और एम टू वन इसी तरीके से आ जाएगा। अच्छा, अब एम टू वन बनेगा कैसे, ये जो टू वाली रो और वन वाला कॉलम है ना, यानी टू वाली रो और वन वाला कॉलम, इसको मैट्रिक्स से डिलीट कर दें। पीछे क्या बचा, माइनस टू फाइव वन माइनस टू, माइनस टू फाइव वन माइनस टू, ये हमारी मैट्रिक्स बच गई है। तो उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट ले लें, डिटर्मिनेंट लेके माइनस वन आ जाएगा, उसको इस फॉर्मूले में पुट कर दें। क्या फॉर्मूला था, माइनस वन, और एम टू वन का डिटर्मिनेंट कितना आया, माइनस वन, तो वो मैंने पुट कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया माइनस माइनस प्लस वन वन ज़र वन। तो इस तरीके से हमारा ये डिटर्मिनेंट प्रूव को फैक्टर बन जाता है मैट्रिक्स का। तो ये हमने 12 सवाल कर लिए। अभी इसी पार्ट के तकरीबन 18 क्वेश्चन और रहते हैं, लेकिन वो रिपीट ही हैं, तो इंशाल्लाह वो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करें तो फिर उम्मीद है कि हम 12-1 बजे तक अगला पार्ट भी इसका अपलोड कर लेंगे।